हेलो, सीन बाय सीन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्राइम थ्रिलर मूवी हेनरीज क्राइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत बफेलो, न्यूयॉर्क से होती है, जहाँ हमें हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है। वो एक टोल बूथ पर काम करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग होती है। एक सुबह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद वो घर आता है और अपनी वाइफ डेबी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। बातचीत के दौरान डेबी एक बच्चा चाहता है उससे, लेकिन हेनरी इस आइडिया को लेकर हिचकिचाता है। इस बात से डेबी अपसेट हो जाती है और पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। हेनरी हाँ तो बोल देता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। लेकिन उनकी बातचीत अचानक दरवाजे पर नॉक होने से रुक जाती है। दरवाजे पर हेनरी का दोस्त एडी होता है। उसके साथ जो नाम का एक आदमी भी होता है जो फ्रंट यार्ड में बहुत बुरी तरह से उल्टी कर रहा होता है। वो लोग जो को अंदर ले आते हैं और डेबी, जो कि एक नर्स है, उसका ट्रीटमेंट करती है। एडी फिर हेनरी को बताता है कि वो लोग बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन जो की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो नहीं खेल सकता। इसीलिए वो हेनरी को उनके साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो हेनरी थोड़ा सोचता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। जो बंदा उल्टी कर रहा होता है वो हेनरी के वाइफ के पास ही रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग बफेलो बैंक के सामने पहुंचते हैं, जहां एडी और उसका दोस्त कहते हैं कि वो सिर्फ एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, पर असल में वो बैंक लूटने आए होते हैं। दोनों मास्क पहनकर और गन्स लेकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी कंफ्यूज होकर कार में ही बैठा रहता है और जल्दी ही उसे पता चलता है कि गाड़ी चोरी की हुई है और उसके वायर्स को भी टेम्पर करके स्टार्ट किया गया था। कुछ ही पल बाद सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है और एडी और उसका दोस्त बैंक से भाग निकलते हैं। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक हेनरी को वही जर्सी पहने हुए देखता है जो रॉबर्ट्स ने पहनी हुई थी और उसे पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में कॉप्स को जल्दी ही पता चल जाता है कि हेनरी असल बैंक रॉबर नहीं था। वो उसे उसके दोस्तों का नाम पूछते हैं, लेकिन हेनरी कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी वजह से बेचारा हेनरी उस जुर्म के लिए 3 साल की जेल की सजा पाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उसके सेलमेट मैक्स से होती है, जो एक एक्स कॉन है। मैक्स पूछता है कि वो जेल में किस वजह से आया है। हेनरी बताता है कि उसे बैंक रॉबरी के केस में कन्विक्ट किया गया है, लेकिन वो साफ करता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैक्स काफी समझदार आदमी लगता है और हेनरी से कहता है कि असली क्राइम अपने सपनों का पीछा ना करना है। वो बताता है कि जेल के हर कैदी का कभी ना कभी बड़ा सपना हुआ करता था, लेकिन जिंदगी में कुछ गलत हो गया और इसी वजह से वो सब यहाँ आ पहुंचे। फिर वो हेनरी से पूछता है कि उसके सपने क्या है, लेकिन हेनरी हैरान कर देने वाला जवाब देता है कि उसका कोई सपना ही नहीं है। सीन फिर 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जब डेबी जेल में हेनरी से मिलने आती है और हैरानी की बात ये बताती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। अजीब बात यह है कि हेनरी को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं होता। उल्टा वो डेबी को उसकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता है। सीन फिर 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हेनरी, मैक्स और बाकी इनमेट्स एक साथ वक्त बिता रहे होते हैं। मैक्स बताता है कि जब भी उसका पैरोल रिव्यू होता है, वो पैरोल ऑफिसर से कहता है कि अगर उसे रिलीज किया गया तो वो उसके घर में घुस जाएगा, उसके कुत्ते को मार देगा, घर को जला देगा और हर सांस लेने वाले की जुबान वो काट देगा। फिर मजाक में कहता है, वैसे कुत्ता तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैक्स कभी जेल छोड़ना ही नहीं चाहता। अब उसने जेल को ही अपना घर मान लिया है। बाद में हेनरी मैक्स से पूछता है कि उसका सपना क्या है। बुजुर्ग आदमी जवाब देता है कि वो अपना सपना जी रहा है और उसका सपना है हमेशा इस जेल में ही रहना। कुछ वक्त बाद हेनरी का पैरोल रिव्यू आता है और ऐसा लगता है जैसे वो भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि रिव्यू के दौरान अच्छा बिहेव करे और उम्मीद करता है कि उन दोनों की दोबारा कभी मुलाकात ना हो। आखिरकार हेनरी को पैरोल मिल जाती है और उसे एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है।
जब वो घर लौटता है तो देखकर शॉक हो जाता है कि डेबी अब जो यानी वही उल्टी करने वाले आदमी के साथ रिलेशनशिप में है और वो प्रेग्नेंट भी है। जब हेनरी अपना सामान जमा कर रहा होता है तब जो उसके पास आता है और उसे एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वो असल में एक पिरामिड स्कीम है। इसीलिए हेनरी उस ऑफर को सीधा मना कर देता है। जो फिर हेनरी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने पुलिस को उसका नाम नहीं बताया, लेकिन हेनरी शांत अंदाज में जवाब देता है कि वो तो उसका नाम ही नहीं जानता था। उस रात हेनरी टीवी पर एक औरत का कॉमर्शियल एड देखता है। वो कॉमर्शियल बफेलो लोटो नाम की सिटी की लॉटरी को प्रमोट कर रहा होता है। अगले दिन बोर और अपने जिंदगी को लेकर कंफ्यूज्ड महसूस करते हुए हेनरी वापस बफेलो बैंक के बाहर पहुंच जाता है और बिना किसी वजह के बैंक को घूरता रहता है। तभी अचानक एक कार कहीं से आती है और उसे टक्कर मार देती है। कार चला रही होती है जूली नाम की एक औरत। वो हेनरी को डांटते हुए इडियट कहने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उसे कार चलाते हुए फोन यूज करने के लिए डांट देता है। फ्रैंक काफी काइंड इंसान लगता है। वो हेनरी को पास के एक कैफे तक ले जाने में मदद करता है। जूली हेनरी को हॉस्पिटल ले जाने की ऑफर देती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हेनरी बिल्कुल ठीक है। तब हेनरी को एहसास होता है कि जूली वही औरत है जिसे उसने बफेलो लोटो की कमर्शियल एड में देखा था। जूली के चले जाने के बाद फ्रैंक बाथरूम में जाकर पेशाब करने लगता है। वहीं उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल पर पड़ती है। उस आर्टिकल में बफेलो बैंक की उस रॉबरी का जिक्र होता है जो 1930s के दौरान हुई थी। उस रॉबरी में क्रिमिनल्स की एक गैंग ने एक अंडरग्राउंड पैसेजवे का इस्तेमाल किया था जो पहले बॉटलवर्स यूज किया करते थे। ये पैसेज बैंक के पास वाले थिएटर के नीचे था और इसी टनल का यूज करके गैंग ने $multi-million की रॉबरी अंजाम दी थी। ये आर्टिकल देखते ही हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेल में मैक्स से मिलने चला जाता है। हेनरी बताता है कि अब उसका सपना बफेलो बैंक को लूटना है, वही बैंक जिसके रॉबरी के झूठे इल्जाम में उसे सजा मिली थी। वो मैक्स से मदद मांगता है, लेकिन मैक्स इस अजीब सपने को सुनकर हैरान रह जाता है और साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि जेल ही उसका घर है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि वो नहीं चाहता मैक्स अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाए। इसके बाद हेनरी बैंक के बगल वाले थिएटर में जाता है जहां जूली अपने टीम के साथ एक रशियन प्ले की रिहर्सल कर रही होती है। थिएटर का डायरेक्टर काफी सख्त मिजाज होता है। वो जूली की एक्टिंग को बेकार बताकर उसे डांट देता है, जिस वजह से जूली काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। थोड़ी देर बाद जूली की नजर हेनरी पर पड़ती है और दोनों पास के एक कैफे में चले जाते हैं। वहां हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और कहता है, तुम्हारी एक्टिंग मेरी एक्टिंग से तो काफी बेटर है। जूली ये सुनकर खुश हो जाती है और एक्सीडेंट के बाद उस पर केस ना करने के लिए हेनरी का शुक्रिया भी अदा करती है। दूसरी तरफ मैक्स का फिर से पैरोल रिव्यू होता है। इस बार हैरानी की बात यह होती है कि वो अच्छे से बिहेव करता है और उसे रिलीज भी कर दिया जाता है, जबकि पहले वो कम से कम 30 बार पैरोल ऑफिसर के परिवार को मारने की धमकी दे चुका था। कुछ समय बाद हेनरी उसे लेने आता है, लेकिन मैक्स ये देखकर शॉक हो जाता है कि हेनरी के पास तो कार भी नहीं है। ये देखकर वो इरिटेट हो जाता है और वापस जेल लौटने की कोशिश करता है। हेनरी उसे शांत करता है और कहता है कि बस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दोनों बैंक रॉबरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और उसी कैफे में बैठकर पुराना मैप देखते हैं। मैक्स देखता है कि मैप लगभग 80 साल पुराना है। वो कहता है कि सिर्फ इतने पुराने न्यूज़पेपर के भरोसे रॉबरी प्लान करना बेवकूफ़ी है। फिर वो हेनरी से पूछता है कि क्या उसके पास गन है। हेनरी मना कर देता है और कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके बाद दोनों बैंक जाते हैं और नए कस्टमर्स बनकर एक्टिंग करते हैं। मैक्स अपनी बातों और चार्म से बैंक एम्प्लॉय को इम्प्रेस कर लेता है और बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात छेड़ देता है। मैक्स बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके अंकल ने अपने सारे पैसे इसी बैंक के वॉल्ट में रखे थे और कहा था कि ये बिल्डिंग 300 साल तक खड़ी रहेगी। मैक्स कैजुअली पूछता है कि क्या वॉल्ट अब भी वही जगह पर है। एम्प्लॉय जवाब देता है कि बैंक में सब कुछ अब भी बिल्कुल वही है जहां 1891 में था। फिर एम्प्लॉय पूछता है कि वो किस टाइप का अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन हेनरी और मैक्स कहते हैं कि वो सोचकर बताएंगे और वहां से निकल जाते हैं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उन दोनों को ध्यान से देख रहा होता है।
अगला सीन थिएटर का होता है जहां दोनों पुरानी टनल ढूंढने जाते हैं। वही उनकी मुलाकात फिर से जूली से हो जाती है। मैक्स जूली को बताता है कि वो पहले एक एक्टर था और इसी थिएटर में परफॉर्म किया करता था। अपनी बातों से वो थिएटर के स्टाफ मेंबर सिमोन से भी दोस्ती कर लेता है और उसे थिएटर का टूर कराने के लिए मना लेता है। टूर के दौरान मैक्स पुरानी अंडरग्राउंड टनल की बात छेड़ता है। सीधा सीधा सिमोन बता देता है कि टनल का एग्जिट लीड एक्टर के ड्रेसिंग रूम में था, लेकिन उसे 1931 में ही सील कर दिया गया था। ये सुनकर मैक्स थिएटर में वॉलंटियर के तौर पर काम करने की ऑफर देता है और सिमोन खुशी खुशी मान जाता है। दूसरी तरफ हेनरी और जूली बातें करने लगते हैं। जूली पूछता है कि क्या मैक्स उसके पापा है। हेनरी कहता है नहीं। फिर जूली पूछता है कि हेनरी क्या करता है। हेनरी सच सच बता देता है कि वो अभी जेल से रिलीज हुआ है। लगता है हेनरी को जूली पसंद आने लगी है, इसीलिए वो रिहर्सल के बाद उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है। जूली बिना ये पूछे कि हेनरी किस जुर्म में जेल गया था, उसका इन्विटेशन वो एक्सेप्ट कर लेती है। शाम को हेनरी बड़े ध्यान से तैयार होता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है। जूली थोड़ी देर से और काफी स्ट्रेस्ड होकर आती है। वो बताती है कि वो इस जगह से तंग आ चुकी है और प्ले खत्म होते ही एक्टिंग कैरियर के लिए वो हॉलीवुड शिफ्ट होना चाहती है। फिर वो हेनरी से पूछती है कि वो जेल क्यों गया था। हेनरी बताता है कि उसे लगा कि वो बेसबॉल खेलने जा रहा है, लेकिन उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। उसके बाद वो ये भी बता देता है कि इस बार वो सच में बफेलो बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर जूली पहले शॉक हो जाती है और फिर हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। डिनर के बाद दोनों जूली के घर पहुंचते हैं, जहां वो हेनरी को प्ले की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए और रोल को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। जूली हेनरी को लीड कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बोलती है। हैरानी की बात यह होती है कि हेनरी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। एक बात से दूसरी बात बढ़ती है और उसी रात हेनरी और जूली के बीच प्यार और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन हेनरी जूली को अपने घर ले आती है। मैक्स पहले तो उसे नोटिस नहीं करता और गलती से बैंक रॉबरी वाली बात मुंह से निकाल देता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है और वो घबरा जाता है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि जूली को सब कुछ पता है और वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैक्स हेनरी पर गुस्सा करता है कि उसने जूली को सब बता दिया, लेकिन हेनरी उसे बेकॉन खिलाकर किसी तरह शांत कर देता है। बाद में मैक्स थिएटर में वॉलंटियर के तौर पर काम शुरू करता है और जल्दी ही समझ जाता है कि उन्हें मेल लीड के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना होगा। वहीं से पुरानी टनल का रास्ता मिलेगा और वो भी बिना किसी को शक हुए। मैक्स एक प्लान बनाता है कि मेल लीड को प्ले से हटाकर उसकी जगह हेनरी को कास्ट कर दिया जाए, लेकिन हेनरी मना करता है और कहता है कि उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। अगले ही दिन किस्मत उनका साथ देती है। प्ले का ओरिजिनल मेल लीड रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे एक और भी बड़ा रोल मिल गया है। इस बात से डायरेक्टर और पूरी टीम परेशान हो जाती है। मैक्स मौके का फायदा उठाता है और जूली को कन्विंस करने लगती है कि हेनरी इस रोल के लिए परफेक्ट है। जूली मना कर देती है और कहती है कि हेनरी ने अपनी जिंदगी में कभी भी एक्टिंग नहीं की, लेकिन मैक्स बार बार प्रेशर बनाता है और ये भी कह देता है कि इससे उनकी रॉबरी में मदद मिलेगी। तब जूली को समझ आता है कि मैक्स ने ये सब उनके मिशन के लिए प्लान किया था। मजबूरन वो हेनरी का नाम डायरेक्टर को रिकमेंड कर देती है। डायरेक्टर पहले तो मना कर देता है, लेकिन हेनरी को ऑडिशन देने का एक मौका जरूर देता है। शुरुआत बहुत खराब होती है, लेकिन धीरे धीरे हेनरी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है कि सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से हेनरी को प्ले का मेल लीड बना दिया जाता है। अब उसके पास ड्रेसिंग रूम और उस पुरानी टनल का सीधा एक्सेस होता है जो बैंक के वॉल्ट तक जाती है। कुछ ही दिनों बाद हेनरी और मैक्स ड्रेसिंग रूम की दीवार तोड़ते हैं और देखते हैं कि टनल पूरी तरह से सील है। वो समझ जाते हैं कि इतनी खुदाई दो लोगों के बस की बात नहीं है, इसीलिए वो तीसरा आदमी को साथ लेने का फैसला करते हैं। उसी शाम वो जो से मिलते हैं जो अपनी पिरामिड स्कीम फेल होने के बाद डिप्रेशन में होता है और डेबी और होने वाले बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा होता।
हेनरी और मैक्स उसे रॉबरी में शामिल होने का ऑफर देते हैं और मजबूर जो तुरंत मान जाता है। अगले कुछ दिनों तक तीनों मिलकर टनल खोदने में लग जाते हैं। साथ ही हेनरी रोज मेहनत से अपनी प्ले की रिहर्सल भी करता रहता है। एक शाम जब वो थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं तब अचानक सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उनका रास्ता रोक लेता है। फ्रैंक बताता है कि बैंक में उनसे पहले मुलाकात के बाद से ही वो उन पर नजर रखे हुए था और उसने देखा कि वो बार बार थिएटर के आसपास घूम रहे हैं। फ्रैंक खुलकर कहता है कि उसे शक है कि वो लोग बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो खुद उनके साथ शामिल होना चाहता है। वो बताता है कि हर महीने एक आर्म ट्रक पार्टनर ब्रांचेस से कैश लेकर वॉल्ट में जमा करता है और कभी कभी उसमें 8 से 12 मिलियन डॉलर तक होते हैं। फ्रैंक कहता है कि वो उनका इनसाइड मैन बन सकता है। वो सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास करने और अलार्म बंद करने में मदद करेगा, लेकिन हेनरी, मैक्स और जो को शक होता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। वो फ्रैंक से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फ्रैंक अपनी दुखद कहानी बताता है। कई साल पहले उसकी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी। बैंक में 30 साल की ईमानदार सर्विस के बावजूद भी मैनेजमेंट ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। उसने अपनी रिटायरमेंट की सारी सेविंग्स वाइफ के ट्रीटमेंट पर खर्च कर दी, फिर भी वो बच नहीं सकी। अब फ्रैंक टूट चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो बताता है कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसकी रिटायरमेंट है, इसीलिए वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। उसकी कहानी सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और आखिरकार उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन थिएटर में रिहर्सल चल रही होती है। डायरेक्टर फिर जूली को डांटता है और कहता है कि उसकी एक्टिंग में इमोशंस की कमी है। उसका कहना होता है कि जूली ने कभी किसी से सच्चा प्यार ही नहीं किया, इसीलिए वो असली फीलिंग्स समझ ही नहीं सकती। ये बात जूली को बहुत चोट पहुंचाती है। वो रोती हुई वहां से चली जाती है और हेनरी उसके पीछे जाता है। हेनरी उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। जूली कहती है कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन लोग हमेशा उसे कोल्ड एस आइस कहते आए हैं। हेनरी उसे समझाता है कि वो बिल्कुल भी ठंडी दिल की नहीं है और फिर उसे किस करता है। इस पल से उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। उस रात हेनरी और मैक्स रॉबरी की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। हेनरी दरवाजा खोलता है और देखता है कि जो के साथ एडी भी खड़ा है। पता चलता है कि नशे की हालत में जो ने एडी को पूरी रॉबरी की प्लानिंग बता दी। अब एडी भी हाइस्ट का हिस्सा बनना चाहता है। मैक्स उसे देखते ही नापसंद करता है और कहता है कि शायद जो ने नशे में बकवास की होगी, असल में कोई रॉबरी प्लान ही नहीं हो रही। लेकिन एडी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और दोनों के बीच जोर की बहस शुरू हो जाती है। बात हाथापाई तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन हेनरी बीच में आकर सब रोक देता है और मजबूरी में एडी को भी प्लान में शामिल कर लेता है। अगले दिन हेनरी थिएटर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि प्ले की प्रीमियर डेट बदलकर वही रात कर दी गई है जिस रात रॉबरी होने वाली है। ये हेनरी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अब वो जूली से प्यार करने लगा है और उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है कि जेल से बाहर निकलने का फैसला उसी का था और अब वो पीछे नहीं हट सकता। शाम को हेनरी जूली को बताता है कि शो की पहली ही रात उन्हें बैंक लूटना होगा और उसके बाद उसे वहां से चले जाना पड़ेगा। ये सुनकर जूली बहुत गुस्सा हो जाती है। अब हेनरी प्ले का लीड एक्टर है और उसके बिना शो ही नहीं हो सकता। जूली को लगता है कि हेनरी ने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हेनरी बार बार समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जूली से कहता है कि रॉबरी के बाद कैलिफोर्निया में उससे मिलने आ जाए, लेकिन जूली मना कर देती है और कहती है कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। कुछ दिन बाद वो बड़ी रात आ जाती है। थिएटर में प्रीमियर की तैयारी जोर शोर से चल रही होती है। उधर बैंक में मनी ट्रक आकर वॉल्ट में कैश जमा करता है और फ्रैंक उन्हें सिग्नल दे देता है। हेनरी स्टेज पर अपना रोल निभाता रहता है। जैसे ही उसका सीन खत्म होता है वो तुरंत बैक स्टेज से निकलकर अपने दोस्तों की मदद के लिए भागता है। दूसरी तरफ मैक्स, जो और एडी टनल के रास्ते वॉल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन जो की तबीयत फिर खराब हो जाती है और वो बार बार उल्टी करने लगता है।
इसी बीच मशीनरी में एक्सपर्ट एडी वेल्डिंग मशीन की मदद से वॉल्ट खोल देता है। आखिरकार वॉल्ट खुल जाता है और वो लोग बहुत सारा पैसा चुरा लेते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है और वो कैश को बोरियों में भरकर ड्रेसिंग रूम तक ले आते हैं। लेकिन तभी एडी अपना असली रंग दिखा देता है। वो गन निकाल कर मैक्स पर टान देता है और उसे साइड में हटने के लिए कहता है। फिर जो उसे कहता है कि सारा पैसा कार में डाल दे ताकि वो अकेला भाग सके। जो उसे समझाता है कि सबको अपना हिस्सा मिल चुका है और इतना लालच मत कर, लेकिन एडी किसी का नहीं सुनता। इसी वक्त हेनरी रूम में आ जाता है। एडी उस पर भी गन तान देता है और मैक्स को बंदूक से मार देता है, लेकिन मैक्स जल्दी ही समझ जाता है और एडी को डिसआर्म कर देता है। दोनों के बीच बंदूक को लेकर हाथापाई होती है। इसी दौरान गलती से गोली चल जाती है और हेनरी के पैर में लग जाती है। आखिरकार मैक्स एडी को गिरा देता है और उसे बांधकर टनल में ही छोड़ देता है। उसके बाद बाकी लोग पैसा लेकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक हेनरी कहता है कि गाड़ी रोको, उसे थिएटर वापस जाना है। जो हैरान होता है, लेकिन मैक्स उसकी फीलिंग समझ जाता है और उसे वापस जाने देता है। हेनरी खून से भीगते हुए पैर के साथ थिएटर लौट आता है और चल रहे प्ले के बीच स्टेज पर पहुंच जाता है। बहादुरी दिखाते हुए वो सबके सामने जूली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जूली और पूरी ऑडियंस दोनों ही एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। मजेदार बात यह होती है कि हेनरी की ये बातें प्ले की स्टोरी से भी परफेक्टली मैच कर जाती है। ऑडियंस इसे परफॉर्मेंस का हिस्सा समझकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। जूली गुस्से में हेनरी से स्टेज छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन हेनरी मना कर देता है और उसे मॉस्को में मिलने के लिए कहता है। जूली सीधा हाँ नहीं कहती, लेकिन ऑडियंस हेनरी का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए चीयर करने लगती है। डायरेक्टर को भी ये सब पसंद आता है। वो लाइट्स धीमे कर देता है और जूली से जवाब देने के लिए कहता है। जूली कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर आई एक हल्की सी मुस्कान बता देती है कि उसने हेनरी का प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो हेनरी को किस करने के लिए उसके करीब आती है और इसी के साथ मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।